हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व्ड मिरर। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी एक दो चीजें और बाकी है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे चलेंगे। तो प्लेन मिरर, अब देखो यहाँ ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है और इनके बीच में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। तो हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट की ये दोनों प्लेन मिरर मिलाकर कुल कितनी इमेजेस बनाएंगे। ये हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूले के थ्रू की 3 इमेजेस बनती है। अब हम उन 3 इमेजेस का कंसेप्ट समझेंगे कि 3 इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की कैसे बनती है, ठीक है, और कहाँ बनती है, किस तरह की बनेगी, वो सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जहां दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसको हम ओरिजिन मान लें, और ओरिजिन मानने के बाद इसको तो हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें। इस वाले मिरर को रखते हैं वाई एक्सिस में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्स जेड प्लेन में ऐसे मिरर रखा हुआ है। ये वाला मिरर जो है एक्स जेड प्लेन में है और ये वाला जो प्लेन मिरर है वो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। और यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने मान लिया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट x, y है। अब कोऑर्डिनेट का मतलब तो आप समझते हो, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y कोऑर्डिनेट होगी और ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। ये कोऑर्डिनेट का मतलब होता है। अब देखो, हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ये वाला मिरर कहां बनाएगा, इस मिरर से तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। उसको निकालने के लिए ऑब्जेक्ट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस नीचे इमेज बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, पहले मिरर ने बनाई है इसलिए इसका नाम I1 दे देते हैं, और ये डिस्टेंस बराबर होगी। अब इस I1 के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या होंगे। I1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये I1 की लोकेशन होगी, क्लियर। अब इसी तरह से हम यहां ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर इस ऑब्जेक्ट यहां से ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस आगे है ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज इतना ही पीछे बन जाएगी। तो यहां इसकी कहीं इमेज फॉर्म होगी और ये सेकंड मिरर ने बनाई है तो इसको नाम दूंगा I2। अब I2 की कोऑर्डिनेट अगर हम बात करेंगे तो I2 का x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये I2 के कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखो, इसके बाद ये जो इमेज बनी ना इमेज, ये इस वाले मिरर के सामने, इस मिरर है तो यहीं तक लेकिन इसकी एक्सटेंशन लाइन इसके सामने है, और सामने है तो इसकी ये वाला मिरर दोबारा इमेज बनाएगा और इसकी इमेज दोबारा कहां बनेगी उसको निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब ये डिस्टेंस x है तो x डिस्टेंस पीछे यहां तक इमेज बन जाएगी, और ये I1 की इमेज 2 मिरर ने बनाई है तो इसको ये नाम लिख देते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे, -x -y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट जो है I2, ये I2 इसके लिए इमेज है, लेकिन इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा तो इस मिरर के कितना आगे, ये डिस्टेंस, तो ये वाला मिरर M1 मिरर इसकी एक और बार इमेज बनाएगा और वो इमेज कहां बनाएगा, उस इमेज जो भी बनेगी उसको नाम लिखूंगा I21। 2 वाले ऑब्जेक्ट की 1 वाले मिरर ने इमेज बनाई। अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, I21 के कोऑर्डिनेट -x, -y आ रहे। अब हमेशा लगता है सर 4 इमेज बननी चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन आप ध्यान से देखो इन दो इमेजेस के कोऑर्डिनेट तो सेम है ना। अगर इन दो इमेजेस के कोऑर्डिनेट सेम है तो ये सेम लोकेशन पे बनी है तो इनको हम एक सिंगल इमेज कंसीडर करेंगे। तो ये एक सिंगल इमेज, ये दो इमेज, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 3 इमेजेस बनी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहां बनेगी 3 के बराबर। आई बात समझ में। अब दूसरी चीज देखो, यहां पर ये दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको C मान लें, और यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा
तो वो डिस्टेंस में मान लेता हूं r। तो r कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से r डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो r डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई, √x² + y²। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि इस I1 की भी C पॉइंट से डिस्टेंस r ही है, और यहाँ भी डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस भी r के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सेंटर मानकर r रेडियस का सर्कल खींचूं तो वो सर्कल इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास सर्कल इस तरह का बन जाएगा। अब इससे हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा, समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी इमेजेस बनती है, सारी इमेजेस और ऑब्जेक्ट एक सर्कल की पेरीमीटर पर लाई करता है। इसको सर्कल की पेरीमीटर कहते हैं। ये तीनों इमेजेस सर्कल पर है ना, और ये ऑब्जेक्ट भी सर्कल पर है, तो ऐसा हमेशा होता है। अभी मैंने प्रूव किया है थीटा बराबर 90 के लिए, लेकिन ये हमेशा होता है। तो लिखें इस रिजल्ट को, all images and objects are situated on perimeter of circle। ये अपना रिजल्ट है। अब इसमें एक रिजल्ट ये कंफ्यूज आता है, सर आपने पिछली क्लास में ये बताया था जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, आप इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे तो इनकी इमेज तो यहाँ कहीं बनती थी, एक इमेज यहाँ, दूसरी यहाँ, कुछ इमेजेस इधर बनती थी। तो ये सारी इमेजेस तो यहाँ पर तो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही थी। जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो सारी इमेजेस एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। हम इस केस में ये कह सकते हैं कि सारी इमेजेस और ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे या सर्कल पर होंगे, लेकिन सर्कल की रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, थीटा बराबर कुछ भी हो 0 से लेकर 180 के बीच में, हर किसी केस के लिए ये एप्लीकेबल है। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए केस एप्लीकेबल है। अब इसके बाद देखो, यहां पर ये जो इमेज बनी है मिरर के पीछे बनी है, ये भी मिरर के पीछे बनी है, ये भी मिरर, तो यहां जितनी भी इमेजेस बन रही है तीनों इमेजेस ये वर्चुअल है। तो इसमें अगला रिजल्ट ये लिखो, ऑल इमेजेस आर वर्चुअल, ऑल इमेजेस आर वर्चुअल। जितनी भी इमेजेस बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल के अलावा और भी रिजल्ट देखें, यहां हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये मान लेते हैं ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो यहां जो इमेज बनेगी I1 वो ऐसा बनेगी, और ये वाली इमेज बनेगी तो ये ऐसा बनेगी, और ये वाली इमेज इस तरह से बनेगी। और इस इमेज को मैं बोल सकता हूं इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट इमेज। तो यह हमारी इरेक्ट इमेज है और यह इन्वर्टेड इमेज है, और ये भी इन्वर्टेड ही कहलाएगी। इमेज तो इसके रेस्पेक्ट में तो इरेक्ट है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट तो ये था, तो इसके रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज है। तो इसका मतलब अगर इस तरह से मिरर होते हैं तो कुछ इमेजेस इन्वर्टेड बनती है, कुछ इरेक्ट इमेज बनती है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट यह है, देखो ये दो प्लेन मिरर ऐसे रखे हुए हैं, एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और यह बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। भाई इस कॉपी में तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कॉपी के परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस ऐसे, तो ये एक मिरर तो एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है और एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये एक मिरर ऐसे एक मिरर ऐसे, अब एक तीसरा मिरर लाता हूं तो ऐसे रखा होगा इन दोनों मिरर के परपेंडिकुलर। अब तीसरा मिरर अगर यहां रखूंगा तो ये थर्ड मिरर क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज बनाएगा। तो इमेज कैसे निकालूंगा, इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे नॉर्मल डालूंगा, ये मिनिमम डिस्टेंस आई इतना पीछे इमेज बन जाएगी, तो इसकी इमेज इतना पीछे बनाएगा ना, और इसी तरह से I1 की भी बनाएगा, I2 की भी बनाएगा, I3 की भी बनाएगा। तो ये चारों जो चीजें हैं इस तीसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। तो तीसरा मिरर अगर हमने ऐसे रखा
तो 4 और नई इमेजेस बनेगी, और पहले 3 बन रही थी, तो टोटल इमेजेस कितनी हो गई? 7। अब यहां जो 4 नई इमेजेस बनी, ये इस मिरर के पीछे बनी ना, तो ये चारों इमेजेस भी कैसी है? वर्चुअल है। तो ऑल दीज इमेजेस आर वर्चुअल। तो जितनी भी इमेजेस बनती है वो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है। अब इसको मैं अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा समझाऊं, हमारा रूम होता है, रूम में जैसे ये दीवार है, इसको मिरर मान लो, इधर वाली दीवार है उसको मिरर मान लो, और नीचे फर्श को मैं मिरर मान लूं, तो ये तीनों दीवार, ये दोनों दीवारें और फर्श एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कोई भी दो के बीच का एंगल निकालोगे तो 90 डिग्री है। अब ये तीनों चीजें प्लेन मिरर है, तो मैं कह सकता हूं मैंने यहाँ 3 प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे। अब इस रूम में यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा, तो इस ऑब्जेक्ट की ये तीनों मिरर मिलकर जो इमेजेस बनाएंगे, टोटल 7 इमेजेस बनाएंगे, और ये सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल होगी। अब अगर हम इन सारी इमेजेस और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करें, तो ये सारी इमेजेस कहां लाई करेगी? 2 प्लेन मिरर थे तो सारी इमेजेस सर्कल पर लाई की थी, लेकिन अगर 3 प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से रखे होंगे, तो सारी इमेजेस जो है एक स्फीयर की सरफेस पर लाई करेगी, एक स्फीयर की सरफेस पर लाई करेगी। तो लिखें इस रिजल्ट को, तो नेक्स्ट रिजल्ट, if 3 plane mirror are perpendicular to each other, if 3 plane mirror are perpendicular to each other, then number of images are 7 and all images are situated on surface of sphere. All images are situated on surface of sphere. कर लें इसको नोट। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो 2 प्लेन मिरर और 3 प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका ये रिजल्ट होता है। ये प्लेन मिरर वाला टॉपिक हमारा खत्म। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इस स्फेरिकल मिरर पर ही आते हैं। तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर और इसका दूसरा नाम है कर्व्ड मिरर। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे प्लेन मिरर, अब हम आए हैं स्फेरिकल मिरर पर। अब देखो हमने ये होलो ग्लास स्फीयर लिया, ये होलो ग्लास स्फीयर है। अब हम क्या करते हैं, इस होलो ग्लास स्फीयर में यहां से एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं, ए बी पार्ट है ना, और इसकी पीछे वाली सरफेस को ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। ब्लैक कलर क्या होता है, लाइट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और इसका मतलब अगर यहाँ ब्लैक कलर से पेंट किया है ना, इस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अंदर वाली सरफेस को बढ़िया पॉलिश कर देते हैं और अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं, ताकि अंदर वाली सरफेस पर जो भी लाइट इंसिडेंट हो ना उसका 100% रिफ्लेक्शन हो। इसी तरह से यहाँ एक और छोटा पार्ट कट करते हैं, मान लो इसको नाम दिया PQ। अब इसके अंदर वाली सरफेस को हम ब्लैक कलर से बढ़िया पेंट कर देते हैं और बाहर वाली साइड को वापस रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यह, अब
अब यहां से कट करके अलग कर देंगे तो ये एक दिखने में ऐसा दिखेगा, ये भी पार्ट इस तरह का नजर आएगा, और यहां से इस PQ पार्ट को काट कर अलग करूंगा तो ये हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा, ये इस तरह से PQ पार्ट ऑब्जर्व होगा। अब ये बताओ इसको हम कैसा शेप का है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो इसका शेप कैसा है, कॉनकेव। इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं हम शेप के बेसिस पर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो हम आगे पढ़ेंगे ना, कॉन्वेक्स लेंस उसका दूसरा नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब इसके अलावा देखो यहां पर इस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं यहां सेंटर होगा, और सेंटर से इस स्फीयर की सरफेस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी इस स्फीयर के, और सरफेस के हर पॉइंट की, जैसे इस सेंटर से सरफेस के इस पॉइंट को जोड़ा तो ये भी डिस्टेंस r के बराबर होगी, ये हम स्फीयर की प्रॉपर्टी जानते हैं। और यहां जो ये पॉइंट से हमने सेंटर को जोड़ा है ना, ये लाइन मिरर के इस पॉइंट, इस सरफेस के इस पॉइंट पर 90 डिग्री पर होगी, ऐसे यहां भी ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सेंटर को स्फीयर के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है ना, इस स्फीयर की सरफेस पर नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल होती है। अब कर लिया यहां तक नोट, हम इसके आगे की चीजें अब डिस्कस करेंगे। चलो अच्छा, एक और चीज, ये हमने यहां से इतना पोर्शन कट किया है, तो ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं इस मिरर का अपर्चर, इसको कहा जाता है, ये साइज कहलाता है, इसको हम मिरर का साइज कहें या मिरर का अपर्चर। सो PQ इज कॉल्ड इस PQ पोर्शन को बोलते हैं साइड और अपर्चर ऑफ मिरर, इसको साइड और अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, हम आगे डिस्कस करेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे ना, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस, और ऐसे ही कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इसको कहेंगे। अब कन्वर्जिंग शब्द का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग शब्द का मतलब क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कंफ्यूजन मत रखना, कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर एक है, लेकिन कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं वहां। तो ये थोड़ा सा बच्चों को गलती कर देता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो ये चीज ध्यान रखना। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे डिटेल में समझाऊंगा, बट याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और चीजें सीखने के लिए। अब एक कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पोल क्या होता है, लिखो इसकी डेफिनेशन। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। जैसे ये मान लो एक मिरर है, अब इस मिरर का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा ना, तो इस मिरर के मिड पॉइंट को हम मिरर का पोल कहेंगे। तो पोल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। अच्छा, पोल से पास होने वाली लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, ये मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची हमने और पोल से पास हो रही है, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस।
क्लियर? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस कहलाती है। अब देखो यहां पर ये जो है कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर एक स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा होता है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। अगर इस कॉन्केव मिरर से एक स्फीयर बनाओ जिसका ये पार्ट है, ठीक है, अब स्फीयर का सेंटर यहां कहीं होगा। ये जो स्फीयर का सेंटर होता है इसी को हम मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगली डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस पॉइंट को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं जो पॉइंट स्फीयर का सेंटर है जिसमें से इसको कट किया है। तो जिस स्फीयर में से इस मिरर को हमने कट किया है उस स्फीयर का जो सेंटर था वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस, a line passing through pole and center of curvature is called principal axis. नेक्स्ट टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से बताते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो कॉन्केव मिरर है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? ये कॉन्केव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की जो भी रेडियस थी वही इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर की रेडियस को ही हम कहते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग होगा। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। एक बार इन सब चीजों को दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा मिरर, ठीक है, ये पोल था, पोल को P के सिंबल से मैं जनरली रिप्रेजेंट करता हूं और यहां का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसको C के सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं। और हम ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर पर अगर यहां एक पॉइंट लो A पॉइंट, तो इस A पॉइंट को अगर इस C से ज्वाइन करूंगा ना तो A से C तक की डिस्टेंस क्या आएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। इस स्फीयर के हर पॉइंट की, किसी भी पॉइंट्स को C से ज्वाइन करूंगा सीधी लाइन से, तो सीधी लाइन की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगी। जो स्फीयर की प्रॉपर्टी थी, स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट की C से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है, तो वही कंसेप्ट हमने यहां से लगाया। तो मैं कह सकता हूं P से C तक की डिस्टेंस R के बराबर होगी और A से C तक की डिस्टेंस भी R के इक्वल होगी। ये A पॉइंट यहां मिरर की सरफेस पर मैंने कहीं भी दिया रैंडमली, तो ये डिस्टेंसेस बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट, ये ज्वाइन करने वाली लाइन स्फीयर पे नॉर्मल होती है। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन मिरर के नॉर्मल होगी। और नॉर्मल की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए रिफ्लेक्शन में। कैसे? जैसे मान लो यहां से कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। लाइट, इंसिडेंट लाइट जो भी नॉर्मल से एंगल बनाएगी, अब रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी और ये एंगल भी आई है। तो इंसिडेंट रे कैसे आई, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये इस नॉर्मल से ही पता लगता है। तो ये नॉर्मल की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है हमारा फोकस। फोकस को F के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब फोकस क्या होता है उस पर आते हैं। तो देखो ये मिरर का पोल, यहां इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का जो पोल है उसके मिड पॉइंट को हम मिरर का फोकस कहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से बताते हैं। ये तो फोकस है, फोकल लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है मिरर में? r/2। फोकल लेंथ r/2 के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फोकल लेंथ r/2 के बराबर होती है। फोकल लेंथ का मतलब क्या है? ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर, लेकिन ये डिस्टेंस भी ऐसी होती है।
तो ये फोकल लेंथ का मतलब है। तो फोकस और फोकल लेंथ का मतलब समझ में आया। अब देखो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर का फोकस था, कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और कॉन्केव मिरर के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, रियल साइड या वर्चुअल साइड। देखो ये पीछे वाली साइड है, यहाँ लाइट नहीं होती, तो ये रियल रीजन है ना। तो मैं कहूंगा कि कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल साइड में होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है, कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। लिख लो इस पॉइंट को, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर is real, but focus of convex mirror is virtual। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वर्चुअल होता है। आई बात समझ। नेक्स्ट आता है जैसे देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, इसको तो अपन पोल कहेंगे। अब ये कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर तो पीछे यहाँ कहीं होगा ना, और सेंटर और पोल के बीच में ही फोकस होता है, और ये वर्चुअल साइड में है, यहाँ तो लाइट होती नहीं है, ये मिरर के पीछे वाली साइड है, तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर कभी लाइट नहीं पहुंचती। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पर लाइट कभी भी नहीं पहुंचती, ये कॉन्वेक्स मिरर के फोकस का मतलब है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यह है पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज क्या होती है? ऐसी रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है उनको पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। तो पैरा एक्सियल रेज वो होती है जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल, और बहुत स्मॉल का मतलब लेस देन 5 डिग्री। और दूसरा पॉइंट, इट इज वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इनको पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। अगला पॉइंट है मार्जिनल रेज। तो इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस is not very small or it is a finite distance from the principal axis। तो मार्जिनल रेज की डेफिनेशन लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट वेरी स्मॉल and it is not very near to principal axis। It is not very near to principal axis। इनको हम मार्जिनल रेज कहते हैं। और हम यहाँ ऑप्टिक्स में इसके बाद जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सारे फॉर्मूले जनरली एप्लीकेबल कब होते हैं? जब मार्जिनल रेज होती है। ठीक है, मार्जिनल रेज के लिए ही वो फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। अब देखो इसके बाद फोकस को समझते हैं हम, है ना। अभी तो हमने डेफिनेशन कुछ डायग्राम में समझा था, अब फोकस कर। देखो जैसे ये मिरर है, अब इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ये मिरर पे लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई तो आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी लाइट जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम मिरर का फोकस कहते हैं। तो मान लेते हैं ये वाली सारी लाइट इस पॉइंट पर मिलती है, इसको फोकस कहेंगे। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास होगी, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्शन के पास। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट
जितनी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है और उसी को हम इस मिरर का फोकस कहते हैं। अब यहां पर तो फोकस की डेफिनेशन लिखें, फोकस की डेफिनेशन। अब फोकस की डेफिनेशन क्या है? ऑल पैराक्सियल एंड पैरेलल लाइट intersect at a point after reflection. That point is called focus. मतलब जितनी भी पैराक्सियल पैरेलल रेस होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है, उस सिंगल पॉइंट को हम मिरर का फोकस कहते हैं। तो फोकस की डेफिनेशन समझ में आई। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है, तो रियल फोकस है, मतलब यहाँ एक्चुअल में लाइट मिलेगी तो ये रियल फोकस है। अब ये बताओ यहां से लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे पैरेलल आ रही थी, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट पास आई या दूर गई? पास आई ना, और पास आने को बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो ये मिरर लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इसलिए इस मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आया? जो कन्वर्जिंग का मतलब मैंने बताया था कि लाइट गिरने के बाद, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद पास पास आती है तो कन्वर्जिंग, और दूर जाती है तो डाइवर्जिंग। जैसे मान लो लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, सारी पैराक्सियल रेज है, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, अब ये आपस में पैरेलल है तो इसका फोकस तो पीछे होता है ना मिरर का, और फोकस वर्चुअल होने का मतलब यहाँ लाइट कभी भी नहीं आएगी, इस मिरर के पीछे लाइट नहीं आती है, लेकिन यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे होगी, ऐसे जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट पास होगी। तो यहां पड़ने के बाद लाइट इस तरह से दूर जा रही है, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग, और ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये लाइट के साथ कैसा बिहेवियर करता है उसके बेसिस पे नाम है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो इसकी ज्योमेट्री के बेसिस पे नाम है, और डाइवर्जिंग नाम इस तरह से है। तो ये हमारे पास इसका फोकस रियल है, इसका फोकस वर्चुअल है। तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी लाइट फोकस पर नहीं पहुंचेगी, उनका एक्सटेंशन ही पहुंच सकता है। कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में लाइट, कॉन्वेक्स में क्योंकि उसका फोकस वर्चुअल होता है, वर्चुअल फोकस पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस तरह से हम उसको समझते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।